हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन जो था उसको डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये जैक बोर्ड के द्वारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार इसको पूरे क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। आज का लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन उस समय पूछा जाता था, तो टोटल 50 क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। ठीक है, अभी आपका 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन उस टाइम 50 क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे। फिर अगले वीडियो में 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज हम लोग 1 से 25 तक डिस्कशन करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, आपको ये समझ में आएगा कि हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है हु इन्वेस्टेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इस क्वेश्चन को पहले का वीडियो में भी हम डिस्कशन किए हैं कि कौन व्यक्ति था जो डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया था। कहता है पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो डबल एंट्री सिस्टम कौन दिया था बाबू? तो डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेसियोली दिए थे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सभी बच्चे को ऑलमोस्ट आई होप कि याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का? इसका आंसर होगा ए नंबर, लुकास पेसियोली। अगला क्वेश्चन कहता है When was the first book on bookkeeping and accounting published? Bookkeeping और accounting सबसे फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था? तो 1494 में पब्लिश किया था। ये डेटा का क्वेश्चन है, डेटा का क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। 1494 में। हालांकि ये क्वेश्चन पहले डिस्कशन हम किए हैं, लेकिन हम 2019 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कशन आज कर रहे हैं, तो उसमें ये भी क्वेश्चन है, तो इसको फिर से हम डिस्कस कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि अकाउंटिंग का कौन सा ब्रांच, यानी कौन सा अकाउंटिंग है, कौन सा अकाउंटिंग है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर और सर्विस रेंडर इन अ बिजनेस इज नोन एज। क्वेश्चन को समझना। कहता है लेखांकन की कौन सी शाखा, यानी कौन सा ब्रांच में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत, की पॉइंट देखना बाबू, ज्ञात की जाती है। उत्पादन लागत किस अकाउंटिंग में ज्ञात किया जाता है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो हम लोग किस अकाउंटिंग में ज्ञात करते हैं, किस अकाउंटिंग से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम लोग क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसका कैलकुलेशन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है अच्छा देखना, हिंदी में यहां गलत लिखा है, ये लागत लेखांकन यहां नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ये वित्तीय लेखांकन है। क्या है बाबू? ये हम लोगों का वित्तीय लेखांकन है। ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन में नहीं, वित्तीय लेखांकन में नहीं। दूसरा कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ठीक है हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा कहता है टैक्स अकाउंटिंग में, अच्छा देखो यहाँ कॉस्ट भी लिखा है, ये नहीं होगा, यहाँ कॉस्ट, ये नीचे से आ गया है। एक कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ था बाबू, एक टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है, एक कॉस्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कहता है टैक्सेशन अकाउंटिंग में नहीं, टैक्सेशन अकाउंटिंग में हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, चौथा कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, देखो की पॉइंट भी है, कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत। यहां भी हम लोग से क्या पूछा था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए अकाउंटिंग का कौन से ब्रांच को यूज किया जाता है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए अकाउंटिंग का कौन से ब्रांच को यूज किया जाता है? तो कॉस्ट निकालने के लिए बाबू कॉस्ट अकाउंटिंग को, यानी लागत लेखांकन को यूज किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रॉफिट निकालने के लिए जब सेल करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करना होता है। टैक्स से रिलेटेड डेटा होता है उसके लिए टैक्स अकाउंटिंग को यूज करना होता है। और
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज किया जाता है बच्चों, ये याद रखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, कहता है गैप का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ गैप, GAAP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं, ठीक है। दूसरा कहता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हाँ ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है बाबू यहां इसका फुल फॉर्म। देखना ऐसा क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, यहां कहता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा कहता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार, दोहरा पहलू धारणा के अनुसार कहता है क्या होगा, ठीक है। परचेज इज इक्वल टू में भी यहां होना चाहिए था, या पता नहीं क्या था, याद नहीं मेरे को बाबू, ठीक है। तो परचेज सेल नहीं, डुअल एस्पेक्ट के अनुसार परचेज सेल नहीं होता है बाबू, ठीक है। दूसरा कहता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, तीसरा कहता है कैपिटल प्लस एसेट्स बराबर लायबिलिटी, चौथा कहता है कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस असेट्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा बाबू बी नंबर। आप लोग जानते होंगे कि असेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो, चाहे कैपिटल लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी बोलो। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो, चाहे कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोलो, तो ये हम लोगों का सही आंसर है। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो, चाहे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का असेट्स। इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या है असेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी है हम लोगों का कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है असेट्स होता है। अच्छा यहां ये भी याद रखना कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आप बोल सकते हो, असेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल आप बोल सकते हो, असेट्स माइनस कैपिटल बराबर क्या बोल सकते हो आप लायबिलिटी बोल सकते हो। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, ये तीन में से कोई एक जनरली पूछता है, ये तीन में से कोई भी एक आपसे जनरली पूछ देगा, तो ये तीनों याद रखना। इसी से ये तीनों फॉर्मूला निकल रहा है। असेट्स को हम लोग यही रहने दिए, लायबिलिटी को इधर ले आए तो इधर आया तो माइनस में हो गया। इसमें क्या किया, कैपिटल को इधर ले आए तो कैपिटल यहां पर क्या हो गया हम लोगों का माइनस में हो गया। सर इतना समझ में आता है। अगला क्वेश्चन, प्रोप्राइटर्स इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस ड्यू टू, कहता है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब सर प्रोप्राइटर को हिंदी में कहते हैं स्वामी, इसको अंग्रेजी में और हम लोग क्या कहते हैं ओनर, ठीक है। यानी ओनर जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है, माना जाता है, क्या माना जाता है क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है बाबू, ठीक है। ओनर जो होता है उसको बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है। क्या ऑप्शन है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के अनुसार नहीं, इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार, हाँ किसके अनुसार इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार, डुअल कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं, इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार। इंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर एंड बिजनेस बोथ हैव द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी ऑनर और ऑनर का जो सॉरी ऑनर और बिजनेस ये दोनों का अलग अलग पहचान होता है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, सेपरेट होता है दोनों का, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस और मैं दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, अलग अलग माना जाता है, याद रखना। ये किसके अनुसार, तो इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। अगला सवाल कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार जो कि रिवाइज्ड है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार। तो बच्चों याद रखना कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
3 के अनुसार, देखना इंग्लिश में यहाँ छूटा हुआ है, नहीं लिखा, अच्छा है देखो लिखा हुआ है एस 3 के अनुसार। एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एस का फुल फॉर्म क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट बाबू बनाया जाता है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितना भी रूल्स रेगुलेशन है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। सर 1 में क्या बताया गया है? 1 में बाबू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, इसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्कस किया जाता है। किसको? अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्कस किया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है इसमें है हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब सर इन्वेंट्री को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेंट्री को क्या कहते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक बोलो या आप इन्वेंट्री बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसका है? अकाउंटिंग पॉलिसी का, जिसको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी भी कहते हैं हम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसका है? तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसका है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 आप जरूर याद रखेंगे। कौन कौन सा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। हालांकि इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या था? सी नंबर था बट ये तीनों याद रखेंगे। मान लीजिए एग्जाम में आप पढ़ के गए यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो तो उस टाइम पूछा था, अभी मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पूछ दिया। ये जनरली पूछते रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पूछता है, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पूछता है। ये दोनों का संभावना थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस बार के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो किसके लिए है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए है। अगला सवाल, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, हम लोग जानते हैं। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। एक इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है इस इक्वेशन में कौन सा सही है ये आप बताइए। इस इक्वेशन में कौन सा सही है ये हम लोगों से पूछा गया है बाबू, याद रखना। ठीक है, पहला असेट्स प्लस लायबिलिटी बराबर कैपिटल। हम लोग तो अभी ये पढ़े हैं कि असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो देखो ये ऑप्शन कहीं अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल। तो एसेट्स प्लस लायबिलिटी बराबर कैपिटल ये नहीं होता है, असेट्स प्लस कैपिटल ये भी नहीं होता है, लायबिलिटी माइनस कैपिटल ये भी नहीं होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, हाँ असेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है IFRS का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ IFRS का फुल फॉर्म हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है बच्चों। क्या पूछा है? IFRS का फुल फॉर्म हम लोगों से पूछ रहा है। क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं, इंटर फर्म रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं, इंटर फर्म भी नहीं होता है इसमें। इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड, हाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना क्या होता है बाबू? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है। अब इंटरनेशनल मतलब तो आप समझ रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोगों का लागू होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांजैक्शन मींस, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के टर्म में एक्सचेंज करना। तो देखो ऑप्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज अगर करेंगे तो वो हम लोगों का ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा जब तक वो मनी के फॉर्म में नहीं होगा। मनी के फॉर्म में जब तक ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हम लोग नहीं करेंगे तब तक वो हम लोगों का अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है बच्चों, याद रखना। अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन तभी कहलाएगा जब वो मनी के टर्म में होगा, पैसे के टर्म में होगा, रुपए के टर्म में होगा,
तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं अकाउंटिंग के अंडर में, ठीक है। तो बाबू ये हम लोगों का नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ देखो इसमें बोल दिया है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसका ऑप्शन हम लोगों का बी नंबर जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज। कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं तो उसका लेफ्ट साइड में क्या होता है, कोई भी अकाउंट आप इस प्रकार से क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इधर डेबिट लिखते हैं और इधर क्या करते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। अब आपको अपने अनुसार देखना है, तो देखो आप कॉपी में इस प्रकार से लिखते रहते हो, तो आपके लेफ्ट साइड में क्या है, ये हम लोग मेरा लेफ्ट हैंड है, तो आपको खुद से देखना है कि आप जब एग्जाम लिख रहे हो तो आपके कॉपी में लेफ्ट साइड जो आ रहा है, तो लेफ्ट साइड ये है हम लोगों का, इधर क्या है हम लोगों का, तो डेबिट साइड होता है। क्या होता है, डेबिट साइड होता है। कोई भी अकाउंट में लेफ्ट साइड जो है वो क्या होता है बाबू, डेबिट साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट तो समझ रहे हैं, कोई भी पर्सन, इसका मतलब किसी भी पर्सन को आप क्रेडिट किए हो, किसी भी पर्सन को आप क्या किए हो, क्रेडिट किए हो। तो किसी भी पर्सन को जब आप क्रेडिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, उसके पास आप सेल करेंगे तब, या उससे आप परचेज करेंगे तब। जनरली किसी से हम लोग कुछ सामान लेते हैं, पैसा उधारी लेते हैं, तब उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। कब करते हैं, जब हम लोग उससे खरीदते हैं, ठीक है। तो कहता है द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर है अमाउंट पेबल, ऑप्शन नंबर है अमाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन है कैश इन हैंड, ऑप्शन है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल होगा नहीं, कैश इन हैंड होगा नहीं, बच्चे कंफ्यूज केवल रहते हैं, अमाउंट पेबल होगा या अमाउंट रिसीवेबल होगा। तो क्रेडिट बैलेंस है बाबू, सोचो आप, ऐसे ट्रिक लगाओ आप, क्रेडिट बैलेंस है मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। सर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्वेश्चन में लिख दिया है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस जो है एक किसका होता है, आप सोचो, डेटर्स का होता है या क्रेडिटर्स का होता है। सर ये तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर का होता है, क्योंकि क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी है तो ये अमाउंट पेबल कहलाएगा कि अमाउंट रिसीवेबल कहलाएगा। सर ये हम लोगों का अमाउंट पेबल कहलाएगा, हम लोगों को पेमेंट करना होता है। क्रेडिटर को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर किसको कहते हैं, जो हमसे पैसा लेगा, जिसको हिंदी में हम लोग लेनदार कहते हैं। तो हमसे पैसा लेने वाला है, यानी हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, इसलिए मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो अमाउंट पेबल कहलाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हम लोगों का, ए बच्चों करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला सवाल कहता है टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी। गुड्स को आप चैरिटी के रूप में यानी दान के रूप में दिए हैं, तो आप कौन से अकाउंट में उसको लिखेंगे। तो बाबू गुड्स को हम लोग हमेशा परचेज के अकाउंट में लिखते हैं, सेल्स अकाउंट में नहीं। गुड्स दिए हैं, सेल्स अकाउंट में एक ही कंडीशन में लिखा जाता है, याद रखना, जब सेल होता है। सेल्स अकाउंट में एक ही कंडीशन में लिखेंगे जब सेल होता है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में नहीं लिखाएगा, परचेज अकाउंट में, हाँ बाबू परचेज अकाउंट में, कैश अकाउंट में नहीं लिखाएगा। है नो अकाउंट तो होगा नहीं, गुड्स हम दिए तो लिखाएगा तो जरूर कहीं, ठीक है। तो गुड्स जब हम दिए तो मेरा परचेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखना, गुड्स को आप चैरिटी के रूप में दो, गुड्स को आप फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करो, गुड्स लॉस बाय फायर हो, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट हो, गुड्स कहीं भी आपके पास से जा रहा है, याद रखना, गुड्स कहीं भी आपके पास से जा रहा है, सेल को छोड़कर, बेचे आप नहीं है, किसी और जगह गुड्स अगर आपका जा रहा है, तो याद रखना बाबू कि गुड्स अगर कहीं और जा रहा है तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको परचेज अकाउंट में लिखते हैं, सेल्स अकाउंट में नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, पेड कैरेज चार्ज फॉर कैरिंग फर्नीचर। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, बच्चे गलती करते हैं। कैरिंग फर्नीचर कहता है फर्नीचर ढुलाए, ढुलाए मतलब लाने के लिए, ठीक है। फर्नीचर लाने के लिए भाड़ा दिए, तो इसको कौन से खाता में डेबिट करेंगे। यानी हम लोग कैरेज का भाड़ा का पेमेंट किए हैं फर्नीचर को लाने में, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहां थोड़ा सा समझिएगा,
दो टाइप से यहां पर क्वेश्चन आता है। बाबू अगर क्वेश्चन बोलता कि फर्नीचर अभी हम खरीदे हैं और उसको ला रहे हैं और उसमें भाड़ा का पेमेंट किए, खरीद के लाने में, फर्नीचर को खरीद के ला रहे थे उस टाइम भाड़ा दिए, ऐसा अगर क्वेश्चन में रहता तब उसको फर्नीचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ये याद रखना। कब? अगर अभी फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं और उसमें फर्नीचर का अगर भाड़ा दिए हम, तब वो हम लोगों का फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होगा। ऐसा क्यों सर? आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी असेट्स को अगर आप परचेज करके ला रहे हैं और परचेज करके लाने में, असेट्स को परचेज करके लाने में अगर भाड़ा पेमेंट करेंगे तो उस भाड़ा को, उस कैरेज को उसी असेट्स के नाम से लिखा जाता है, उसी असेट्स के में उसको ऐड करके डेबिट कर दिया जाता है। लेकिन कब? जब उसको खरीद के लाने समय कैरेज का पेमेंट करेंगे तब। लेकिन यहां सवाल में नहीं बोला है कि खरीदने समय भाड़ा दिए, कि बेचने समय भाड़ा दिए, कि एक जगह से दूसरा जगह ले जा रहे थे उस समय भाड़ा दिए, नहीं बताया है। एक क्लियर ही नहीं क्वेश्चन किया है। तो अगर नहीं बोला कि कब हम कैरेज का पेमेंट किए, तब उसको हम लोग कैरेज ऑन फर्नीचर के नाम से डेबिट करेंगे। क्या नाम से डेबिट करेंगे? कैरेज ऑन फर्नीचर के नाम से डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का आंसर करेक्ट, सॉरी कैरेज ऑन फर्नीचर, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, कैरेज ऑन फर्नीचर अकाउंट। याद रखना, अगर क्वेश्चन लिख देता कि फर्नीचर खरीद के लाने में अगर हम भाड़ा दिए तब हम लोग का वो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होता। अगला क्वेश्चन, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा, बैंक के द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो बैंक रिकंसिलिएशन बाबू कस्टमर बनाता है। कौन बनाता है? कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है। ये बात को याद रखना कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड होता है, तो दो मेथड होता है, एक बैलेंस मेथड, एक टोटल मेथड। तो ऑप्शन देखो, टोटल एंड बैलेंस मेथड थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल बैलेंस मेथड नहीं, केवल टोटल मेथड नहीं, टोटल मेथड भी और बैलेंस मेथड भी, दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आगे, गुड्स सोल्ड टू राजू वर्थ ₹650, राजू के पास हम गुड्स बेचे हैं 650 रुपए का। इंटर्ड इन हिज अकाउंट ₹500, नाउ राजू विल बी डेबिटेड बाय। देखो क्वेश्चन समझना, राजू के पास हम गुड्स बेचे थे बाबू, तो राजू के पास बेचे थे तो इसका एंट्री होना चाहिए था राजू अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 650 रुपया टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था। कितना? ये भी होना चाहिए था 650 रुपया। समझना बाबू, राजू के पास गुड्स बेचे हैं 650 का, तो हमको लिखना चाहिए था राजू अकाउंट डेबिट 650 टू सेल्स अकाउंट 650। लेकिन हम क्या किए, गलती से राजू का अकाउंट में मात्र कितना लिखे? 500 रुपया। यानी हम एंट्री लिख दिए राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन समझना बाबू, हम कितना लिखे? तो यहां पर हम लिख दिए 500, यहां पर कितना लिख दिए? यहां पर बाबू हम लोग 500 लिख दिए। ठीक है सर, सेल्स में भी 500 लिखे? नहीं, ऐसा क्वेश्चन कहां बोला है? बोला है कि उसके अकाउंट में, यानी राजू के अकाउंट में 500 लिखे, मतलब यहां पर 650 ही लिखे होंगे हम। ठीक है, तो देखो क्या गलती हुआ हम लोग का, हम लोग को डेबिट करना चाहिए था 650, लेकिन हम डेबिट किए कितना? 500। तो इसका मतलब हमको और डेबिट करना पड़ेगा कितना रुपया? 150 रुपया। बच्चों ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है, चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है। तो देखो क्या हुआ, हम लोगों को डेबिट करना था राजू को 650, डेबिट हम लोग किए हैं कितना? 500। क्रेडिट में तो कोई गलती नहीं हुआ, क्रेडिट 650 किए हैं, 650 करना भी था, ठीक है, लेकिन डेबिट करना था 650 और कर दिए हैं हम कितना? 500। तो कितना कम किए? तो 150 रुपया कम किए। तो अगर 150 हम और डेबिट कर देंगे तो ये गलती क्या हो जाएगा? हम लोग का सुधार हो जाएगा। हाँ सर, तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बोला था कि राजू विल बी डेबिटेड बाय, राजू को और डेबिट करेंगे। कितना और डेबिट करेंगे? तो 150 और डेबिट कर देंगे, क्योंकि 500 हम कर चुके हैं, करना था 650, 500 किए हैं, 150 और करेंगे। आगे,
सेल टू राम ₹500, पोस्टेज टू हीज अकाउंट, ठीक है, एज ₹50। देखो क्वेश्चन समझना बाबू, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कहता है कि सेल्स टू राम, राम के पास हम लोग सेल किए 500 रुपए का, लेकिन उसका अकाउंट में हम लिखे हैं, कितना लिखे हैं, मात्र 50 रुपया। यानी देखो क्वेश्चन क्या हुआ होगा, अब सेल किए थे तो एंट्री क्या होना चाहिए था, एंट्री होना चाहिए था राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही इसका एंट्री होगा। राम के पास अगर हम गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं, तो उसका एंट्री होना चाहिए था राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना होना चाहिए था सर, 500 रुपया होना चाहिए था। लेकिन हम क्या किए, हम राम का अकाउंट को डेबिट किए हैं मात्र कितना, 50 रुपया। कितना डेबिट किए हैं, मात्र 50 रुपया। तो कहता है वुड अफेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा, किसको प्रभावित करेगा, कहता है राम को 500 रुपया का बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 रुपया से किया गया है। तो राम में केवल न गलत किया गया है, किसमें गलत किया गया है, राम में गलती किया गया है। तो उससे किसको इफेक्ट पड़ेगा, राम का अकाउंट को इफेक्ट पड़ेगा। किसका अकाउंट को इफेक्ट पड़ेगा, राम का अकाउंट को इफेक्ट पड़ेगा। सेल में तो कोई गलती हुआ नहीं है, इसलिए सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश यहां नाम ही नहीं आ रहा है, इसलिए कैश में भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो राम में फर्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ओपनिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू पे। बाबू कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में बाबू जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा डिप्रिसिएशन निकाला जाता है, याद रखना। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर पहला साल भी, दूसरा साल भी, तीसरा साल भी, जब तक आपको डिप्रिसिएशन निकालना हो, हर एक साल आप स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट प्राइस पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स, एक असेट्स था उसका ओरिजिनल वैल्यू 2,50,000 है एंड द स्क्रैप वैल्यू इज ₹15,000। देखो क्वेश्चन समझना, एक असेट्स है उसका ओरिजिनल वैल्यू 2.5 लाख है, 15,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है। डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, कहता है दूसरा साल का डिप्रिसिएशन 10% का रेट से कितना होगा, ठीक है, अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, वो निकाल के बताइए। ध्यान देना, की पॉइंट, कौन सा मेथड से, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,50,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 15,000, रेट कितना है, 10%। तो जब रेट दिया हुआ है तो स्क्रैप वैल्यू का यूज यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। तो कहता है कि दूसरा साल डिप्रिसिएशन कितना होगा वो निकाल के बताइए। तो निकाल लो, 2,50,000 है, 2,50,000, पहला साल डिप्रिसिएशन 10% होगा, यानी कितना होगा, 25,000 होगा बाबू। तो 2,50,000 इसका कॉस्ट वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 2,50,000। पहला साल इसमें डिप्रिसिएशन 25,000 होगा, तो बचेगा कितना, बचेगा सर 2,25,000। अब जब दूसरा साल डिप्रिसिएशन निकालोगे, ये था हम लोगों का डिप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, ये पहला साल का डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन आप सेकेंड ईयर का जब फाइंड आउट करोगे बाबू, तो कितना पर करोगे, तो बाबू रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। कौन सा मेथड है सर, ये रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि पहला साल जो डिप्रिसिएशन हुआ उसको घटा देंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा इस पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो दूसरा साल हम लोग 2,25,000 बाबू 25,000 का 10% निकालेंगे, तो कितना आएगा सर, 22,500 आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि दूसरा साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो दूसरा साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 22,500। ये समझ में आना चाहिए बाबू। देखो होता क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में हमेशा हम लोग डिप्रिसिएशन
बैलेंस अमाउंट पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? बैलेंस अमाउंट पर, जितना बच जाता है उस पर। तो देखो 2,50,000 में हम खरीदे थे, पहला साल उसमें डिप्रिसिएशन कितना हुआ? तो 25,000, तो बच कितना गया? 2,25,000 सर। तो दूसरा साल डिप्रिसिएशन निकालेंगे 2,25,000 पर, ना कि 2.5 लाख पर। सॉरी बाबू, आगे क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं उसके कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन गोज ऑन। जब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, नाम ही से पता है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट है, तो कहता है इसमें डिप्रिसिएशन होता है क्या? डिक्रीज होता है? नहीं बाबू, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन हर एक साल का सेम होता है, क्योंकि हर एक साल ओरिजिनल वैल्यू पर डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। अगर 1 लाख का मशीन है मान लो और 10% डिप्रिसिएशन का रेट है, तो पहला साल 1 लाख का 10% 10,000 आएगा। दूसरा साल निकालेंगे तो फिर से हम लोग 1 लाख का ही 10% निकालेंगे, फिर 10,000 आएगा। तीसरा साल निकालेंगे तो फिर हम लोग 1 लाख का ही 10% निकालेंगे, फिर से 10,000 आएगा। यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो देखो डिक्रीज होता है? नहीं। इंक्रीज होता है? नहीं। कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। अगर किसी भी संपत्ति में, कहता है एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाले धीरे धीरे और अस्थाई कमी, मतलब थोड़ा 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 आहिस्ता 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 एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? घटते जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर उसको? उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं सर। ये तो हम लोग जानते हैं कि एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग अ मशीन। एक मशीन को खरीदा गया है, कितने में? 50,000 में। इन कैश, कैश में खरीदा गया है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या क्वेश्चन पूछा है कि जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या चीज का? एक मशीन को कैश में खरीदा गया है, तो मशीन को जब कैश में खरीदते हैं बच्चों, तो उसका एंट्री करते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपया हम लोगों का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि क्या एंट्री होगा, तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बात याद रखना बच्चों, मशीन को खरीदो कैश में, फर्नीचर को खरीदो कैश में, बिल्डिंग को खरीदो कैश में, प्लांट को खरीदो कैश में, यानी किसी भी असेट्स को अगर आप कैश में खरीदे हो तो एंट्री होता है जिस असेट्स को खरीदे वो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन खरीदे हो तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर खरीदे हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग खरीदे हो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन याद रखना, अगर गुड्स परचेज किए हो, क्या परचेज किए हो? गुड्स परचेज किए हो, तब एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स जब परचेज करते हैं तब एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उसके अलावा, गुड्स के अलावा मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट कुछ भी खरीदें, कोई भी असेट्स खरीदे तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो गुड्स रहता तब एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन। कहता है नया इन्वेंशन के कारण, यानी नए टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, पुराना मशीन जो था वो क्या हो गया? बेकार हो गया। ठीक है, नए इन्वेंशन के कारण, नए आविष्कार के कारण, ठीक है, पुराना मशीन क्या हो गया? बेकार हो गया। देखो होता है ना कि नया नया जब आप मशीन खरीदोगे, ठीक है, एक आप मशीन 2 साल 4 साल पहले से खरीद के रखे हो और एक अभी खरीदोगे, तो अभी अगर खरीदोगे तो उसमें नया नया फीचर्स मिलेगा, नए टेक्नोलॉजी से वो रहता है। ठीक है, तो नया टेक्नोलॉजी आने का कारण, नया नया बहुत सारा फीचर्स ऐड हो जाने के कारण हम लोग क्या करते हैं? नया मशीन खरीद लेते हैं, और जब नया खरीद लेते हैं तो पुराना जो है वो क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ऑब्सोलेंस कहते हैं, यानी
अपरचलन के कारण कहते हैं। किस कारण से? अपरचलन। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि अब ये प्रचलन में नहीं है, मतलब अब ये चलेगा नहीं, अब नया फीचर्स के साथ मशीन आ गया है, उसको यूज करेंगे, ये चलन में नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है, ये पुराना बहुत हो गया, ये इससे काम करने में अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ये सही से काम नहीं करता है, तो हम लोग का ऑब्सोलेंस कहलाता है बाबू, ठीक है। तो ये हम लोग आज 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, और सिर्फ 25 नहीं, अगर आपको इस पूरे डिस्कशन में कोई भी डॉट हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आप सभी का कमेंट का रिप्लाई करूं, अगर आपका कमेंट का रिप्लाई करने का मुझे नीड पड़ा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, अगला वीडियो में आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।